रूसी युद्धपोतों के बाद अमेरिकी पनडुब्बियों ने अब क्यूबा में क्या किया है, आखिरकार क्या हो रहा है और यहाँ पर कनाडा भी उतर आया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कतर से आखिरकार भारत क्यों ले रहा है फाइटर जेट को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्यूबा में रूसी युद्धपोतों की मौजूदगी के बाद अमेरिका और कनाडा ने भी क्षेत्र में दस्तक दे दी है। अमेरिका की ओर से क्यूबा में ग्वांतानामो नौसैनिक अड्डे पर पनडुब्बी तैनात करने की घोषणा के बाद कनाडा का नेवी गश्ती जहाज शुक्रवार सुबह हवाना के लिए रवाना हुआ है। क्यूबा में रूसी, कनाडाई और अमेरिकी जहाज़ों का फ्लोरिडा से सिर्फ 185 किलोमीटर दक्षिण में जमघट शीत युद्ध के तनाव और यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दिखा रहा है। हालांकि अमेरिका और क्यूबा दोनों ने कहा है कि रूसी युद्धपोतों से क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है। रूस ने भी सहयोगी क्यूबा में अपने युद्धपोतों के आमद को एक नियमित अभ्यास बताया है, पर डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के मार्गरेट ब्रुक गश्ती जहाज ने हवाना बंदरगाह में प्रवेश करने के लिए शुक्रवार तड़के युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसे कनाडाई संयुक्त संचालन कमान ने कनाडा और क्यूबा के बीच चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों की मान्यता में बंदरगाह यात्रा कहा था। इससे पहले अमेरिकी दक्षिणी कमान ने कहा था कि फास्ट अटैक पनडुब्बी हेलेना ग्वांतानामो खाड़ी के नियमित बंदरगाह दौरे पर पहुंच गई है। हवाना से लगभग 850 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में द्वीप के सिरे पर एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा है। कमान का कहना है कि जहाज के स्थान और पारगमन की योजना पहले से बनाई गई थी। क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे अमेरिकी पनडुब्बियों के आगमन के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन वो इससे खुश नहीं है। उप विदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडिस डी कोसियो ने कहा कि किसी देश में नौसेना का दौरा आमतौर पर निमंत्रण के बाद होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। जाहिर तौर पर हमें हमारे क्षेत्र में पनडुब्बी की उपस्थिति पसंद नहीं है। कनाडाई राजनयिक ने मार्गरेट ब्रुक के आगमन को दोनों देशों के बीच नियमित और लंबे समय से चले आ रहे सहयोग का हिस्सा बताते हुए कहा कि इसका रूसी जहाजों की उपस्थिति से कोई संबंध नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि क्यूबा में हमारी उपस्थिति पर सवाल जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ही अभ्यास या समुद्री यात्राओं की बात आती है, हम तुरंत ही सवाल सुनते हैं कि ये संदेश किस बारे में है। केवल हमारी सेना और नौसेना से संबंधित सिग्नल ही पश्चिम तक क्यों पहुँचते हैं। उन्होंने बताया कि रूसी युद्धपोतों के सोमवार तक हवाना बंदरगाह में बने रहने की उम्मीद भी है। अब इन दो देशों के चक्कर में बेचारा क्यूबा झूठ मूठ का परेशान हो रहा है और बाद में फंसेगा भी तो क्यूबा ही फंसेगा, जिस तरीके से अब तक फंसता आया है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है कि आखिरकार भारत कतर से फाइटर जेट क्यों खरीद रहा है। भारत के साथ ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है, भारत में वायुसेना की कमी। जिस तरीके से भारत अपनी वायुसेना को लेकर अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं है और भारत और चाइना के बीच में विवाद कुछ ऐसे हैं कि समझ लीजिए कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है भारत और चाइना का विवाद। और ऐसे हिसाब किताब से अगर देखें तो भारत को खरीदने हैं जल्दी से जल्दी हथियार, और ख़ास तौर पर फाइटर जेट की बात करें तो फाइटर जेट बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भारत के राफेल की तुलना में हमने देखा कि किस तरीके से J-20 की तैनाती की गई है चाइना के द्वारा। स्क्रीन पर इन सैटेलाइट इमेज को आप देख सकते हैं, जिसमें चाइना के द्वारा तैनात किया गया J-20 दिखाई दे रहा है और J-20 की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि भारत के राफेल की तुलना में J-20 को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा चाइना।
और ऐसे क्रम में भारत के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि भारत भी फाइटर जेट्स को खरीदे। विशेषज्ञ भी इस बात को कहते हैं कि भारतीय वायु शक्ति को अपने दो पड़ोसियों की सामूहिक क्षमता से मेल खाने के लिए तत्काल एक शॉट की जरूरत है। 36 राफेल को शामिल करना भारतीय वायुसेना के पुराने बेड़े को आधुनिक बनाने और लड़ाकू स्क्वाड्रनों की घटती संख्या को रोकने की दिशा में पहला कदम था। तब से LCA तेजस MK-1 की डिलीवरी में देर हुआ। 114 मध्यम भूमिका वाले लड़ाकू विमानों या अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में भी कोई हलचल नहीं हुई है। वैसे आपको बता दें, इन सब में J-10 की भी तैनाती की जा रही है, जिसे माना जा रहा है कि J-10 कहीं न कहीं इजरायली टेक्नोलॉजी पर आधारित है और भारत को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत अपने फाइटर जेट पर ध्यान दे। चीन का लक्ष्य है 2035 तक 1000 J-20 लड़ाकू विमान तैयार करने का। उस समय तक भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी का पहला M का विमान मिल जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2035 तक भारतीय वायुसेना अपने मुख्य प्रतिद्वंदी चीनी वायुसेना का मुकाबला कर पाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के पास स्वदेशी लड़ाकू विमानों के निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के वेरिएंट के अलावा भारतीय रक्षा उद्योग को एमका के ऊपर भी विकसित करने की मंजूरी मिल गई है, पर चीन के पास जो J-20 का बेड़ा है वो काफी बड़ा है और भारत का एमका अभी निर्माण स्टेज में ही है। यानी कि भारत के वायुसेना की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में भारत ने इसका एक उपाय निकालना शुरू किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत कतर से फाइटर जेट खरीद रहा है और ये जो कतर का फाइटर जेट है ये मिराज 2000 है। अब आपके मन में कई तरह के ख्याल आएंगे। अभी तक मिराज विमान भारत के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहे हैं और भारत का एक्सपीरियंस भी मिराज को लेकर अच्छा खासा रहा है। अभी टेम्परोरी तौर पर भारत कतर से 12 मिराज विमानों को खरीद सकता है। हालांकि इन मिराज विमानों को लेकर कहा जा रहा है कि कतर ने इन मिराज विमानों का बहुत कम ही इस्तेमाल किया है। भारत की तरफ से एक टीम जाने वाली है जो टीम इस सारी चीजों को देखेगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि कतर ने जो प्राइस कहा है वो प्राइस भी रीजनेबल है। इसके अलावे जो स्पेयर पार्ट्स हैं, इसके इंजन हैं, इसके अलावे सबसे इम्पोर्टेंट एयर टू एयर विपन मीका और एडिशनल इंजन स्पेयर्स विपन, ये सब कुछ आएंगे 500 करोड़ के नीचे। कहा जा रहा है कि फाइटर जेट अभी तक ठीक से इस्तेमाल भी नहीं हुए हैं। अपने पूरे लाइफ का मात्र 30% वो इस्तेमाल हुए हैं। 1500 आवर्स का इन्होंने अभी तक यात्रा की है और माना जा रहा है कि भारत इन विमानों को अपग्रेड कर सकता है और अपग्रेड करके इसकी क्षमताओं को भी बढ़ा सकता है। भारत के पास खुद के 50 मिराज 2000S हैं, पर कतर के और भारत में अंतर है कि कतर का 2005 है, एक अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन अगर माउंटेन रेंज में इसे उड़ाने की बात कहें तो ये कुछ ज्यादा अंतर वाला नहीं है। मिराज 2000 के साथ एक बड़ा ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है कारगिल के युद्ध में भी, इसके अलावे बालाकोट स्ट्राइक में भी। और इन सब में एक और देश है ग्रीस, जो कि भारत की मदद करने वाला है टेक्निकल कोऑपरेशन में। ग्रीस भी अपने मिराज विमानों को बेच रहा है जिसका इस्तेमाल भारत कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।